जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैक के द्वारा जो दोस्तों आपको टोटल 5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा और इसमें ये जो सेट 1 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दिया है। दोस्तों यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, और यदि टाइम की बात करें फ्रेंड तो आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 40 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 1.5 घंटा और 1.5 घंटा जो फ्रेंड आपको सब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा फ्रेंड उसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो एक मार्क्स का होने वाला और टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें यहाँ से बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। आने आपको बना ये जो अर्थव्यवस्था है इसकी कौन सी समस्या का जो संबंध है वो उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा कैसे उत्पादन करें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि कोई भी वस्तु कैसे उत्पादन करे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कैसे उत्पादन करें। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किससे है। तो दोस्तों संसाधनों के वितरण की समस्या का जो संबंध है वो है क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आय की वितरण की समस्या का संबंध किससे है तो किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगला क्वेश्चन 2 में दिए गए कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है ना। को ये जो कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या क्या होगा। तो दोस्तों उस समय सीमांत उपयोगिता जो मान होता है वो शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा शून्य यानी 0। अगला क्वेश्चन 3 में दिया गया कि सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है ना। ये उदासीन वक्र होता है वो क्या होता है, कैसा होता है। दोस्तों उदासीन वक्र जो होता है फ्रेंड वो हमेशा मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मूल बिंदु की ओर उत्तल। दोस्तों ये जो ग्राफ फ्रेंड इसका ये जो ग्राफ है यहाँ पे हमेशा इस टाइप से जो बनता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर मूल बिंदु की ओर जो होता है वो हमेशा उत्तल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 में देखें कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है ना। आपको पता है ये जो एक मांग वक्र है इसकी ढाल क्या होती है। दोस्तों मांग वक्र की जो ढाल होती है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी ग्राफ में देखा जाए तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ऋणात्मक होगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 5 में देखिए कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच डैश होती है। तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 में देखिए कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है ना। अगर इनमें से किसका आकार जो फ्रेंड वो उल्टा यू के आकार का होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा औसत उत्पाद। जी दोस्तों औसत उत्पाद का जो आकार होता है फ्रेंड वो हमेशा यू आकार का होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ में देखा जाए तो ऐसे बनता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 में देखें कि उत्पादन फलन Q इजिकल टू ये एल अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अल्फा प्लस बीटा ने, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 में दिया कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत है ना। जब सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम होगी तो औसत लागत क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो जो है हमेशा घटता है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जब सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम होगा तो औसत लागत जो है हमेशा घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में देखें कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होती है। आपको बताना है ये उत्पादन की मात्रा में जब परिवर्तन करेंगे तो कौन सा लागत में जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 9 का जो राइट आंसर है वो होगा कुल स्थिर लागत। जी हाँ, तो कुल स्थिर लागत में जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 10 में देखें कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होता है ना। बताना इनमें से कौन सा बाजार में जो है वो एक फर्म कीमत स्वीकार किया जाता है। तो 10 का जो राइट आंसर है हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 में दिया गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ना। बता इनमें से कौन सा विकल्प जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ये में दिया गया एम आर इजिकल टू एम सी, तो ये भी सही है। एम आर माइनस एम सी इजिकल टू 0, तो ये भी सही है। एम आर डिवाइडेड बाई एम सी इजिकल टू 1, तो ये भी सही। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जी हाँ, तो ये सभी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 में दिया गया है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच किस मान की माप है। तो दोस्तों ये जो रेखा फ्रेंड ये जो दोस्तों ग्राफ है इसमें ये जो बी जो है वो ये पर जब काटेगा फ्रेंड तो ये जो है वो हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, अच्छा
ये अक्ष को जो जब टच करेगी तो दोस्तों एक से कम होगा, और यदि ये जो जीरो अक्ष को टच करेगी तो दोस्तों एक के बराबर होगा, और यदि वाई अक्ष को टच करेगी तो एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बी जो फ्रेंड वो ये अक्ष को टच कर रहा है, तो ए से एक से कम होगा। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से कम। ठीक है। नेक्स्ट 13 में देंगे कि एक मुफ्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है ना। बताना ये जो टैक्स लगाने पर दोस्तों कोई भी वस्तु पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है दोस्तों। 12 का जो राइट आंसर है वो होगा पूर्ति कम हो जाती है ना दोस्तों। टैक्स जब लगाया जाता है तो कोई भी वस्तु का पूर्ति जो है वो कम हो जाता है। नियम 14 में देंगे कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों अन्य बात जब समान रहेगा तो किसी वस्तु की मांग में जब वृद्धि होगा तो वृद्धि होने से दोस्तों बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। आना ये अधिक की मांग की स्थिति में जो फ्रेंड वो कीमत प्रवृत्ति में क्या होती है। तो 15 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि होने की, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट 16 में देगा कि आधी की पूर्ति की स्थिति होती है जब, आने वाले जो आधी की पूर्ति की स्थिति जब होती है तो उस समय क्या होता है। तो 16 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा जब मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी लेस देन एस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 में देखिए कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति की कमी में अन्य बातें समान रहने पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 17 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 में दिए कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। तो 18 का राइट आंसर एक होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 में दिया गया कि द्वियाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों द्वियाधिकार में जो विक्रेताओं की संख्या होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है। अगला 20 में दिया गया कि निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है ना। बताएं इनमें से कौन सा बाजार में जो फ्रेंड वो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकृत प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि आपके स्क्रीन पर है कि द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। दोस्तों ये इस पुस्तक के जो लेखक है वो J.M. किन्स है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा J.M. किन्स, यानी जॉन मिनार्ड किन्स। ठीक है। अगला 22 में देखिए कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। आना ये जीडीपी है वो एनडीपी के बीच क्या संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों जीडीपी और एनडीपी के बीच जो है वो संबंध पाया जाता है जीडीपी की इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास का संबंध पाया जाता है। अगला 23 में देखिए कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है ना। इनमें से कौन सा वस्तु के निर्माण में जो है ये जो गेहूं है वो एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो चापाती में भी मध्यवर्ती वस्तु, बिस्कुट, ब्रेड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें सभी। जी हाँ, तो इनमें सभी जो है वो गेहूं जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला 24 में देखिए कि किस वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मत के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। बताना ये जीडीपी की गणना में दोस्तों इनमें से कौन सा मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, इसको जो है फ्रेंड वो शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका जो सेल है वो पहले ही हो चुका है। ठीक है। अगर 25 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है ना, इनमें से कौन सा विधि के द्वारा जो फ्रेंड वो जीडीपी की जो काउंटिंग है वो किया जाता है। तो 25 का राइट आंसर फ्रेंड जो मूल्य वृद्धि भी की जाती है, मूल्य में वृद्धि भी की जाती है। ठीक है। आय विधि भी किया जाता है, व्यय विधि भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट 26 में देखिए कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था। 2016 में जो विमुद्रीकरण किया गया था इनमें से कौन सा नोट को जो फ्रेंड वो बाहर कर दिया गया था। तो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा 26 का राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन 1000 और जो 500 का जो नोट है वो बाहर कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला 27 देखें कि निम्न में से कौन सा एक कार्य
केंद्रीय बैंक का नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक का नहीं है? दोस्तों मुद्रा निर्गमन करना जो है वो बैंक का कार्य है, साख नियंत्रण करना भी है, सरकार का बैंक भी है, लेकिन ये जो जनता से जमा स्वीकार करना ये बैंक का कार्य नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 28 में देखे कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है ना, भारत का इनमें से कौन सा जो है केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फ्रेंड वो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ठीक है। अगर 29 में दिया गया कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है ना, आपको पता है इनमें से कौन सा जो है वो सबसे तरल मुद्रा है? तो सबसे तरल मुद्रा जो है वो M1 है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा M1। देखो 30 में दिया गया कि उपभोग फलन C = ये प्लस BY में प्रेरित उपभोग है। तो 30 का जो राइट आंसर है हो जाएगा BY यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में दिया गया कि MPC प्लस MPC = क्या होगा? तो दोस्तों MPC प्लस MPC = की बात करें तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 32 में दिया गया कि निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा, ये जो ग्राफ दिया गया इनमें से कौन सा जो फ्रेंड वो स्वायत्त निवेश की रेखा? तो दोस्तों ये जो एक्स अक्ष के समांतर है वो CD है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा CD। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33 में दिया गया कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS = 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो 33 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा, ये जो MPS का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वो MPS का जो फॉर्मूला होता है 1/MPS। ठीक है, तो 1 यहाँ पे मान के करेंगे तो 1/0.4 हो जाएगा, और यदि इसको काटेंगे फ्रेंड तो 10/4। तो 4 से काट देंगे फ्रेंड यहाँ पे 2 बार में, तो 2.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.5 कहाँ पे दिए गए? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में दिया गया कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है ना, इनमें से कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं। तो 34 का राइट आंसर फ्रेंड होगा वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण कौन सा है ना, इनमें से कौन सा जो है एक सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण? दोस्तों ये जो सड़क है वो सभी लोगों के लिए होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सड़क। बाकी ये जो कपड़ा चॉकलेट कार है ये किसी एक व्यक्ति का होता है, किसी लोगों का होता है। ठीक है। अगला 36 में देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम से लिए कि भारत में GST कब लागू किया गया? आने को में भारत में GST यानी गुड सर्विस टैक्स जो है वो कब लागू किया गया था? तो दोस्तों गुड सर्विस टैक्स जो फ्रेंड वो 2017 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2017। ठीक है। और दोस्तों ये जो GST बिल कब आया था? GST जो बिल है फ्रेंड वो 2016 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 37 में कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के अंतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर होगा राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यापार संतुलन क्या है ना, बताइए जो व्यापार संतुलन है वो क्या है? तो निर्यात और आयात का अंतर जो है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा निर्यात और आयात का अंतर। अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि 39 में है कि यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस पर लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो 39 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पूंजी खाते के डेबिट मद में जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 40 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मत भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो 40 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन डी वस्तुओं का निर्यात यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही। जैसे जब क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या फ्रेंड कि आपको क्लास 12 का जो मॉडल पेपर है उसको कंप्लीट सोल्यूशन आपको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी आपको क्लास 12 में पढ़ना है सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। ठीक है। तो जिन भाई मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से इस चैनल में तैयारी करवाया जा रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।